तो इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर सेवन स्वॉर्ड किंग अपनी स्वॉर्ड्स के साथ रेडी होते हुए फैंग से कहते हैं तो फिर चलो हो जाए। इसी के साथ उन्होंने तेजी से फैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था और फिर हमें देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साथ स्वॉर्ड फाइट जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हो रही होती है। आसपास मौजूद वॉरियर्स इन दोनों जाने माने एक्सपर्ट्स की फाइट को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सेवन स्वॉर्ड किंग को जैसे ही एक मौका मिलता है तो वो फैंग के ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं जिसे फैंग ने टाइम रहते ही डॉज कर लिया था। हमें दूर से ही इस अटैक की पावर को दिखाया जाता है कि ये फैंग से हिट ना होकर कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करती जाती है। सेवन स्वॉर्ड किंग को अपने पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल करता हुआ देखकर लुओ फैंग भी अपनी स्टार सील्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फैंग की ये हिट्स इतनी ज्यादा जबरदस्त होती हैं कि सेवन स्वॉर्ड किंग के लिए भी इसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी फैंग रुकता नहीं, वो अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता जाता है और जैसे ही वो सेवन स्वॉर्ड किंग के नजदीक पहुंचने ही वाला था कि तभी सेवन स्वॉर्ड किंग अपनी एक स्वॉर्ड के साथ साथ अपनी बाकी स्वॉर्ड्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें ये साफ पता चल जाता है कि सेवन स्वॉर्ड किंग के लिए अब फैंग का सामना कर पाना मुश्किल हो रहा है। पर सेवन स्वॉर्ड किंग के अपने ज्यादा वेपन्स को इस्तेमाल करने की वजह से हमें देखने को मिलता है कि फैंग का अटैक पीछे हट गया था, लेकिन इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है जिसका सीन हमें दूर से भी देखने को मिलता है। पर इसके बावजूद भी फैंग रुकता नहीं, वो एक बार फिर से अपने सेम ही अटैक को सेवन स्वॉर्ड किंग के ऊपर रिलीज करते हुए उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, सेवन स्वॉर्ड किंग लगता है तुम्हारी स्वॉर्ड की स्पीड कम हो गई है। जिसके जवाब में तो सेवन स्वॉर्ड किंग अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इजीली फैंग के अटैक को साइड हटा देता है और फिर आगे बढ़ते हुए फैंग के ऊपर अटैक करने लग गया था जिनका फैंग सामना नहीं करता और तेजी से फ्लाई करते हुए डोज करने लगता है। लेकिन क्योंकि अब फैंग सेवन स्वॉर्ड किंग को भड़का चुका है तो सेवन स्वॉर्ड किंग भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स का फायदा उठाते हुए लगातार फैंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था और फैंग के लिए अब उनसे बचवाना मुश्किल हो रहा होता है। और जैसे ही फैंग उनके एक हमले की चपेट में आने ही वाला था तो वो फटाफट अपनी स्टार सील्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे बचता है, पर उतने में ही दूसरा अटैक फिर से रेडी था जिनसे फैंग किसी न किसी तरह करके बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब सेवन स्वॉर्ड किंग उसे बचकर जाने नहीं देने वाले थे। इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड्स के साथ फटाफट फैंग के सामने आते हुए उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और फैंग को भी समझ आ गई कि अब ये मामला ऐसे शांत नहीं होने वाला। इसीलिए वो एक बार फिर से अपने बीस्ट गॉड की अंडरस्टैंडिंग और स्टार सील्स का इस्तेमाल करते हुए सेवन स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड्स का सामना करने लगता है। इन दोनों की ये फाइट इतनी ज्यादा पावर रिलीज कर रही थी कि आसपास मौजूद वॉरियर्स के लिए वहां पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। उनकी इस टेरिफाइंग फाइट को देखते हुए यहाँ पर मौजूद एक वॉरियर कहती है, सेवन स्वॉर्ड्स किंग की स्वॉर्ड पावर अनमैच्ड है और वो पूरी तरह से ब्लेड रिवर किंग को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन स्पीड के मामले में ब्लेड रिवर किंग भी कम नहीं है। वो लॉन्ग रेंज से अटैक्स कर रहा है, भले ही स्वॉर्ड्स किंग इसे लेकर सीरियस भी हो जाए तो भी वो इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वहीं इधर फैंग यहाँ पर सेवन स्वॉर्ड्स किंग के साथ फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है, उसके इस तरह से सीरियसली फाइट करने की वजह से मेरी स्टार सील सिर्फ उसकी स्वॉर्ड स्पीड को ही इफेक्ट कर पा रही है। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस तरह के फाइटर्स के लेवल की बराबरी नहीं कर सकता। जब फैंग ये सब सोचते हुए अपनी स्टार सील्स के साथ सेवन स्वॉर्ड किंग के साथ फाइट कर रहा था तो हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्स में कितनी ज्यादा तबाही मची हुई थी, आसपास के बहुत सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। अब इतना सोचने के बाद फैंग फाइट से पीछे हटते हुए सेवन स्वॉर्ड किंग को ग्रीट करते हुए कहता है, सेवन स्वॉर्ड किंग आप वाकई फॉर्मिडेबल हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ। फैंग इतना कहते हैं कि तभी उसकी नजर पड़ती है स्नोहॉर्न किंग पर, जिसे देखते साथ ही फैंग अपने दांत पीसने लगता है। फैंग को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए स्नोहॉर्न किंग की तो सांसें थम चुकी थी और वो हक्का बक्का रह जाता है। और फिर अब फैंग यहाँ से स्नोहॉर्न किंग की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हुए सेवन स्वॉर्ड किंग से कहता है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। हमें देखने को मिलता है कि फैंग की ये बात सुनकर सेवन स्वॉर्ड किंग भी शांत हो चुके थे और वो खड़े होते हुए कुछ सोच रहे होते हैं और इसी के साथ फैंग की तरफ ही देखे जा रहे थे। वहीं इधर फैंग जाते हुए तेजी के साथ स्नोहॉर्न किंग के पास आकर अपना एक अटैक रेडी करते हुए उससे कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम जैसा कोई मुझे टारगेट करने की जुर्रत कर सकता है, तुम तो अपनी खुद की लिमिट्स को भी नहीं जानते। ये कहते साथ ही फैंग एक बार फिर से अपने हेवन शैटरिंग क्लो और स्टार सील्स के साथ स्नोहॉर्न किंग को जान से मार देता है, जहां स्नोहॉर्न किंग मरते मरते कहता है, ब्लेड रिवर किंग मैं अपना बदला लेने वापिस आऊंगा। उसके इन्हीं अल्फाजों के साथ वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और स्नोहॉर्न किंग का किस्सा यहीं पर खत्म। यहाँ अब सेवन स्वॉर्ड किंग भी बैटलफील्ड से जाते हुए लुओ फैंग की एबिलिटीज को देखते हुए कहते हैं, इम्प्रेसिव स्पीड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, तुमने मुझे मेरी 5 स्वॉर्ड्स यूज करने पर मजबूर कर दिया। ब्लेड रिवर किंग सुप्रीम ट्रेजर्स रखना डिजर्व करता है। इतना कहते साथ ही सेवन स्वॉर्ड किंग वहां से टेलीपोर्ट होकर चले गए थे। उनके जाने के बाद यहाँ पीछे मौजूद वॉरियर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, सेवन स्वॉर्ड किंग ने भी ब्लेड रिवर किंग की पावर्स को एक्नॉलेज किया, वाकई टेरिफाइंग, उसकी स्पीड की बराबरी आखिर कौन कर सकता है।
और फिर वो सभी वॉरियर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेहतर होगा कि हम फ्यूचर में ब्लेड रिवर किंग को प्रोवोक ना करें। ये डिसाइड करके वो सभी लोग फिर टेलीपोर्ट होकर जाने लग गए थे। सीन कट होता हमें दिखाया जाता है फैंग की ओल्ड टीम को, जो अपने डिवाइस पर यूनिवर्स में हो रही चीजों पर नजर रखे हुए थे। तभी उन्हें मालूम होता है कि सेवन स्वॉर्ड किंग और ब्लेड रिवर किंग की आपस में फाइट हुई, और अभी इस वक्त यूनिवर्स में हर जगह इसी के ही चर्चे हो रहे हैं। इनकी इस फाइट को विटनेस करने वाले वॉरियर्स ने ब्लेड रिवर किंग के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा होता है। ये जानकर फैंग की टीम के मेंबर्स काफी खुश हो रहे थे, जबकि बाकी सभी वॉरियर्स जिन्हें भी ये मालूम होता है वो इस न्यूज को देखकर हैरानी के साथ कहते हैं, क्या सच में ब्लेड रिवर किंग इतना ज्यादा पावरफुल है? बाय चांस अगर कभी हमारा उसके साथ सामना हुआ तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। तभी एक और वॉरियर कहता है, पता नहीं कैसे, पर मुझे लगता है कि ये सेवन स्वॉर्ड किंग से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर यूनिवर्स में हर जगह जो कोई भी इस बारे में जानता है वो बस यही बातें कर रहा था, हमें केयरफुल रहना चाहिए, ब्लेड रिवर किंग को कभी भी गुस्सा मत दिलाना। इस सब के बाद फिर हम स्टार इल्यूजन किंग को देखते हैं, जो कि होंगलाइस में मजे से वाइन एंजॉय कर रही थी और अपने मन में कहती हैं, लोगों के ये कहते हुए अफवाहें यूनिवर्स में बहुत तेजी से फैल रही हैं कि बेहतर है कि सेवन स्वॉर्ड किंग से मिलकर मर जाओ, लेकिन कभी भी ब्लेड रिवर किंग का सामना मत करना। यांग, मैं जानती थी कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। इसके बाद फिर हम फैंग को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर किंग जेनियान से मिलने के लिए आया होता है और उनके लिए वाइन भी लाया था, और साथ ही वो अपने मन में कहता है, आउटर डोमेन बैटलफील्ड में ब्लेड रिवर किंग की कहानियां तेजी से फैल गईं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा फैल जाएं और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी लुओ फैंग पर वापस लौट रहा हूँ और शांति से अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करूंगा। जो कहते हुए फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर टाइम फास्ट फॉरवर्ड होकर गुजरना शुरू हो जाता है, और फिर फैंग अपने वॉइस ओवर के थ्रू ही हमें बताता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैंने एशियन टोंगटियान माउंटेन को वर्ल्ड मास्टर लेवल पर कॉन्कर करने का डिसाइड किया, और इसे सक्सेसफुली कॉन्कर कर लेने के बाद फिर मैंने होंगलाइस को ऐसा लुओ फैंग ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मैं स्काई ब्रिज के 20 लेवल्स को कॉन्कर करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने सुना है कि जो कोई भी इसके 20 लेवल्स को पास कर लेते हैं वो इनविंसिबल अनडाइंग किंग्स की बराबरी की लो कॉम्प्रहेंशन रखते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड मास्टर की बॉडी के साथ इसे चैलेंज करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। हमें देखने को मिलता है कि जब फैंग ये सब कुछ हमें बता रहा था तो साथ ही साथ विजुअल्स में हमें वो सीन्स भी दिखाए जा रहे होते हैं, क्योंकि फैंग वो सब तेजी के साथ किए जा रहा होता है। फैंग के साथ ही जीनियस इस क्योर सिटी में बैठे हुए फैंग को स्काई ब्रिज को कॉन्कर करते हुए देख पा रहे थे। वो उसकी इन अचीवमेंट्स को देखकर हैरान थे। एएचएन भी खुशी के साथ थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, फैंग ने इतनी जल्दी स्काई ब्रिज के 20 लेवल्स को कॉन्कर कर लिया और अब वो अपने टीचर किंग जेनियान की बराबरी पर खड़ा हुआ है। बोलन, रोंगजुन और वुका भी यहाँ पर मौजूद ड्रिंक कर रहे थे। एएचएन की ये बात सुनने के बाद रोंगजुन खड़े होते हुए बोलन और वुका से कहता है, मैंने सोचा था कि प्राइमोर्डियल डोमेन में जाने के बाद मैं लुओ फैंग और अपने बीच में स्ट्रेंथ के गैप को कम कर पाऊंगा, पर मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे बीच का ये स्ट्रेंथ गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। उसको यूं निराश होता हुआ देखकर बोलन उसे समझाते हुए कहता है, तुमने अपनी फॉर्मर सेल्फ को पहले से कहीं ज्यादा सरपास कर लिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास्ट एफर्ट्स जाया नहीं गए। और फिर वो उसके साथ टोस्ट करने के लिए अपने वाइन के गिलास को आगे बढ़ाता है, तो एएचएन भी टोस्ट करते हुए कहती है, चलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए एंजॉय करने लगते हैं। अब इसके बाद फिर सीन कट होता है और फैंग को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेनिंग करने के बाद क्योर सिटी से बाहर आया हुआ था। यहाँ बबाता फैंग के पास अपीयर होते हुए उससे कहती है, क्योर सिटी लॉर्ड ने ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि तुमने एज अ लुओ फैंग आइडेंटिटी होंग अलाइंस ज्वाइन कर ली है, लेकिन साथ ही उन्होंने बार बार वार्न भी किया है कि कभी भी अपनी ब्लेड रिवर किंग की आइडेंटिटी रिवील होने मत देना। तो अब फैंग उस ईमेल को खुद पढ़ता है और फिर कहता है, मास्टर का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक बार मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो फिर फॉरेन रेसिस मुझे बहुत बड़े खतरे की तरह देखेंगी, जो फिर मुझे जान से मरवाने के लिए कितनी भी बड़ी कॉस्ट पे करने को तैयार हो जाएंगे। ये सोचते के साथ फैंग अपनी उंगली से ही सिर्फ एक छोटा सा स्लैश लगाता है और उतने से ही एक बहुत बड़ा मीटियोराइट बीच में से 2 टुकड़े हो गया था। ये तो बस फैंग अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि फैंग ने अपनी क्योर सिटी की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही उसके जितने भी बाकी काम थे वो पूरे हो चुके हैं, इसलिए फैंग अब सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए वो सोचते हुए कहता है, मास्टर जुओ शेनकी ने मुझे पहले 3 मेटल प्लेट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उनमें से एक को मैं वर्ल्ड मास्टर लेवल पर हासिल कर सकता हूँ फॉरेन रेसी से टारगेट होने पर मरने से बचने के लिए। अब मुझे 3rd मेटल प्लेट को हासिल करना होगा। ये कहते साथ साथ वो अपने रिस्ट डिवाइस पर एक मैसेज देखता है और कहता है, पर इस जर्नी पर जाने से पहले मुझे अर्थ पर वापस लौटना होगा। इतना कहते साथ ही फैंग अपने स्पेसशिप में तेजी के साथ अर्थ की तरफ लौटना शुरू कर देता है। अब सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि फैंग अर्थ के सोलर सिस्टम में पहुंच चुका है और दूर से ही अर्थ को देखते हुए काफी खुश हो रहा था। और फिर जैसे ही फैंग अपने स्पेसशिप को लेकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होना शुरू करता है तो कुछ स्पेसशिप उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे रोककर चारों तरफ से घेर लेती हैं।
ये देखकर वोबाता फैंग को बताती है, ये तो इमिग्रेंट्स के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। अब उस स्पेसक्राफ्ट में से एक पर्सन लुओ फैंग से कम्युनिकेट करते हुए उससे कहता है, ये अर्थ है। इमिग्रेंट्स प्लीज अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करो। ये सुनकर तो हेवनली फॉर्मेशन किंग लुओ फैंग से कहता है, मास्टर क्या वो आपको लॉर्ड ऑफ अर्थ को नहीं पहचानते? इस पर फैंग हल्की सी टेढ़ी सी स्माइल देता है और फिर अपनी फैमिली की तरफ से भेजे हुए पुराने ईमेल्स और वीडियोस को देखना चेक करता है, जिसमें से उसे पता चलता है कि ये इमिग्रेंट्स कैसे अर्थ और इवन उसकी फैमिली के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जब चाहे अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं। और हद तो तब होगी जब इन्होंने लुओ फैंग के बेटे को ही आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आधे दिन तक हिरासत में रखा। ये सुनकर तो फैंग का दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया होता है, इसलिए वो पंच बनाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्पेसशिप से बाहर अपीयर हो गया था और फिर अपने सामने मौजूद इस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए ऑफिसर से कहता है, तुम्हें ये अथॉरिटी किसने दी? जिस पर वो ऑफिसर भी बड़ी ही एरोगेंटली फैंग के सामने अपीयर होते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, अर्थ का डिफेंस कंट्रोल लोकल इमिग्रेंट हेडक्वार्टर्स ने बहुत समय पहले ही संभाल लिया था। उस ऑफिसर को यूं इस तरह से अपने सामने एरोगेंटली बिहेव करता हुआ देखकर लुओ फैंग अपने मन में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि अर्थ के नेटिव्स का आधा कंट्रोल होगा। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे 6000 ईयर्स की एब्सेंस में हमारी अथॉरिटी को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इतना सोचते साथ ही फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर से स्पेसक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, दफा हो जाओ। वो ऑफिसर इस तरह से फैंग को अपनी स्पिरिचुअल पावर से इन स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और वो डरते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहता है, लॉर्ड लुओ फैंग। और फिर फैंग अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस ऑफिसर को अपने पास खींचते हुए उसको गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे भी तेजी से जमीन पर फेंक देता है। इसी के साथ फैंग खुद भी तेजी के साथ अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी सीन कट होकर हमें नीचे अर्थ का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस के साथ ये इमिग्रेंट्स अपनी मनमर्जियां कर रहे होते हैं और इनके ऊपर सर्विलेंस ड्रोन्स भी लगे हुए थे, जबकि ह्यूमंस बोल रहे हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई हक नहीं है हमें यहाँ से निकालने का, ये तो साफ साफ पावर का अब्यूज है। जिस पर वो सभी इमिग्रेंट्स इन ह्यूमंस को धक्के मारकर निकालते हुए कहते हैं, ये जगह आर्जी तौर पर जब्त कर ली गई है। वो इतना कहते हैं कि तभी उनका वो इमिग्रेंट ऑफिसर जिसकी फैंग ने गर्दन मरोड़ दी है वो यहाँ जमीन पर आकर गिरता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। ह्यूमंस अपनी जान बचाकर दूर दूर भागते हैं, जबकि ये वॉरियर्स देखने लगते हैं कि ये किसने किया। इतने में ही फैंग वहाँ पर लैंडिंग करता है और अपने ओरा के प्रेशर से ही यहाँ पर मौजूद बाकी सभी सोल्जर्स की वाट लगा देता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स तो हिल भी नहीं पाते। तो अब फैंग खुद आगे बढ़कर वहाँ पर गिरे हुए ह्यूमंस को उठाता है जिनके साथ ये लोग ज्यादती कर रहे थे, जिस पर तो वो लोग फैंग का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से दूर हट जाते हैं। फैंग अब इन सभी सोल्जर्स को मजा चुकाते हुए इनसे कहता है, मैं यहाँ से काफी अरसे से दूर रहा, इसी वजह से तुम सभी इमिग्रेंट्स लापरवाही से अर्थ के लोगों को ही उनकी टेरिटरी से बाहर निकालना शुरू कर चुके हो, पर अब और नहीं। ये कहते साथ ही फैंग अपनी पावर्स के साथ उन सभी सोल्जर्स को मार डालता है और फिर वहाँ पर मौजूद सर्विलेंस ड्रोन्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि इमिग्रेट सेंट्रल ऑफिस ये सब कुछ देख रहा है। याद रखो, तुम्हारी टेरिटरी सिर्फ ओशियंस तक लिमिटेड है, अर्थ कॉन्टिनेंट्स को टच करने के बारे में सोचना भी मत। ये कहते हुए फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सारे के सारे सर्विलेंस ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और उसके ओरा का प्रेशर सारी की सारी एयर स्पेसिस में महसूस किया जा सकता था। फैंग को इस तरह से तबाही मचाता हुआ देखकर हायर इमिग्रेंट ऑफिसर किंग जीली गुस्से में अपना पंच बनाते हुए कहता है, ये लुओ फैंग बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसने हमारे इमिग्रेंट सेंट्रल ऑफिस की बुरी तरह से बेइज्जती की है। उसे इस वक्त फैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर एक खूबसूरत सी लड़की जिसे कि उसने अपने लिए रखा हुआ है वो उसके करीब आकर अपनी अदाओं से उसे बहलाते हुए कहती है, सर गुस्सा मत करें। इतना कहते हुए उसकी बाहों में बैठ गई थी। तभी दूसरा हायर ऑफिसर किंग फैंगशन उसे कहता है, लुओ फैंग केओस सिटी लॉर्ड का डायरेक्ट डिसाइबल है। जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं था और हम ये भी नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या मारा गया, तब हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते थे और करते भी रहे हैं, लेकिन अब हमें खुद को रोकना चाहिए। इस पर किंग जीली गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तो क्या हुआ? जो लोग भी अर्थ पर मूव हुए हैं उनमें से ज्यादातर 5 ह्यूमन पावर्स के इलाइट्स हैं, इनमें से कुछ तो यूनिवर्स मास्टर्स के बच्चे भी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फैंग कितना ज्यादा पावरफुल है, वो हमारी फाउंडेशन को नहीं हिला पाएगा। किंग जीली अभी इतना कहते हैं कि तभी उसका सेंट्रल ऑफिस पूरी तरह से हिल जाता है, मानो कि जैसे हाई एल्टीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया हो। तभी एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि स्टार रेटिंग ग्रास है, जो पानी में तेजी से मूव करते हुए बाहर आ रही थी। किंग जीली इस पावर को महसूस करते हुए कहता है, ये ओरा
इससे तो इवन मैं, एक अनडाइंग किंग, इसे महसूस करते हुए घबरा रहा हूँ। ये है क्या चीज? और फिर वो दोनों इसे देखने के लिए बाहर आने लगते हैं। वहीं इधर बाहर स्टार ईटिंग ग्रास अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ अर्थ कॉन्टिनेंट और अर्थ एयर स्पेस के बीच में एक बाउंड्री बनाने लग गई थी। जो होता हुआ देखकर अर्थ ह्यूमंस और आम इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अब तक किंग जीली और किंग फैंक्शन भी बाहर आकर ये देख पा रहे होते हैं। वो भी इसे देखकर काफी हैरान थे। किंग फैंक्शन कहते हैं, ये तो 1000 वाइन स्टार ईटिंग ग्रास है जो कि अनडाइंग लेवल पर है। इसकी पावर किसी भी लिमिट किंग लेवल के वॉरियर के बराबरी की है। वो भी ये बोल ही रहे थे कि तभी फैंग अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, अभी इस मूवमेंट से सभी फॉरेन इमिग्रेंट्स और अर्थ नेटिव्स को एक दूसरे की टेरिटरीज में जाने पर पाबंदी है। वो सभी लोग जब भी एक दूसरे की टेरिटरीज में हैं, उनके पास यूनिवर्स के 12 आवर्स हैं अपनी अपनी टेरिटरीज में वापस लौटने के लिए, और जो कोई भी इसके खिलाफ जाएगा उसे मार दिया जाएगा। फैंग की ये बात इंटरनेट के थ्रू एयर स्पेस और सारे के सारे अर्थ कॉन्टिनेंट्स में दिखाई जा रही होती है। ह्यूमंस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि किंग जीली और किंग फैंक्शन के तो होश उड़ जाते हैं। वो फॉरेन इमिग्रेंट्स जो कि ह्यूमंस के ऊपर जुल्म कर रहे थे, अब ह्यूमंस को भी हिम्मत मिलती है और वो मिलकर इन इमिग्रेंट्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे, जिसकी वजह से ये फॉरेन इमिग्रेंट्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। किंग जीली अपने दांत पीसते हुए गुस्से में अपने मन में कहता है, इसने दोनों साइड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली हम इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए किंग फैंक्शन से कहता है, ये लुओ फैंग सिर्फ ब्लफ कर रहा है। ये इमिग्रेंट्स के सेंट्रल ऑफिस की अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर किंग फैंक्शन उससे कहता है, लुओ फैंग ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्योस सिटी लॉर्ड ने कर दिया। और फिर वो उसके सामने एक बड़ा सा विजुअल मैसेज अपीयर करते हुए उसे कहता है, ये क्योस सिटी लॉर्ड के ऑर्डर्स हैं। हम भी पढ़ पाते हैं कि उस ईमेल में क्या लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ था, जो कोई भी इन रूल्स को वायलेट करेगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। ये पढ़कर तो अब किंग जीली की ईगो बुरी तरह से हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में पंच बनाते हुए अपने दांत पीसते रह जाता है। उसका बस चलता तो वो अभी फैंग को निपटा देता। अब क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो समंदर पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है। उसे इस तरह से भड़का हुआ देखकर किंग फैंक्शन उससे कहते हैं, तुम इस बारे में क्या ही कर सकते हो। इस पर वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुओ फैंग एक्चुअली इस हद तक चला गया। और फिर वो तेजी के साथ स्टार ईटिंग ग्रास की बाउंड्रीज के करीब जाने लगता है, जिस पर किंग फैंक्शन भी अपना सर हिलाते हुए ये बिना उसका पीछा करने लग गए थे। और फिर वो दोनों ही बाउंड्रीज के करीब पहुंचकर देखते हैं कि उनके सोल्जर्स की तो बुरी हालत है। स्टार ईटिंग ग्रास उन्हें पकड़कर उनकी पिटाई कर रही थी। जो होता हुआ देखकर किंग जीली को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उन्हें फैंग की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे कहता है, केयरफुल, बाउंड्री को क्रॉस मत करना, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस सेम होंगे, जैसा कि इमिग्रेंट्स ने रूल्स को तोड़कर किया। ये कहते हुए फैंग उनके सामने अपीयर होता है, और इतने में ही स्टार ईटिंग ग्रास उन सभी सोल्जर्स को जान से मार डालती है। तभी फैंग आगे कहता है, भले ही तुम इमिग्रेंट सेंट्रल ऑफिस के हायर ऑफिशियल्स हो, पर तुम्हारा भी सेम अंजाम होगा। इस पर किंग जीली गुस्से में फैंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए उसे कहता है, लुओ फैंग, तुम सभी इमिग्रेट्स को धमकी दे रहे हो। इस पर फैंग उसको भी कहता है, तुम मेरी स्टार ईटिंग ग्रास के हाथों मरना चाहोगे या फिर मेरे सबॉर्डिनेट्स के हाथों। और फिर फैंग के पीछे उसके सभी सबॉर्डिनेट्स आकर खड़े हो जाते हैं, जिसमें वाटर किंग, सोल फोर्ज किंग, हैवी एरो किंग और हेवनली फॉर्मेशन किंग शामिल हैं। उन्हें देखकर तो किंग जीली की हवा टाइट हो जाती है। और फिर फैंग उससे कहता है, अगर तुम जल्दी से यहाँ से नहीं गए। तभी किंग फैंक्शन जल्दी से फैंग को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, लॉर्ड लुओ फैंग। किंग जीली ने नासमझी से बात की, प्लीज इसे माफ कर दें, हम अभी ही यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलकर वो वापस लौट गए थे, पर अभी भी किंग जीली का जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, पर ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। इसके बाद फिर हमें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता है कि अर्थ की मिलिट्री ने अपनी सभी टेरिटरीज पर कंट्रोल ले लिया है, और जितने भी इमिग्रेट्स यहाँ पर घुसे हुए थे, इन्होंने उन सभी को मार भगाया, और अब यहाँ पर सभी ह्यूमंस में खुशी का माहौल है। इसके बाद फिर फैंग अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर पार्टी एंजॉय करता है। सभी लोग यहाँ पर एक बार फिर से रियूनाइट होकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर फैंग यूजिन के साथ टाइम स्पेंड करता है और स्टार गेजिंग भी देखता है। अब फिर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद फैंग अपने न्यू सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मिलकर उसे अलविदा करती है। और यहाँ पर फिर फैंग वॉइस ओवर के थ्रू हमें बताता है, अब स्टार ईटिंग ग्रास के अर्थ पर होते हुए फॉरेन इमिग्रेंट्स अर्थ के नेटिव्स की टेरिटरीज पर हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे, और मैं भी सुकून से अर्थ से जा सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर फैंग अपनी इस जर्नी के लिए एक नया ही स्पेसशिप इस्तेमाल कर रहा था। वह बाता उस स्पेसशिप को देखते हुए उसके बारे में हमें बताती है।
स्टार टावर में वॉरियर से लिया गया ये बायोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट हमारी आइडेंटिटीज को छुपाने के लिए बेहतरीन है। प्लस इसकी मैक्सिमम स्पीड लाइट की स्पीड से 80 टाइम्स ज्यादा है। इसकी हेल्प से हम थर्ड मेटल प्लेट तक तेजी से पहुंच जाएंगे। पहले तो वो स्पेसक्राफ्ट की खूबियां बताते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही थी और अटूका और वो बाता इसे काफी इंजॉय भी कर रहे थे, पर फिर वो ये कहते हुए निराश हो जाती है कि स्पेसक्राफ्ट में मेरे मास्टर के स्पेसक्राफ्ट को बदल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने हमारे युनमू स्टारशिप को रिप्लेस कर दिया। इस पर तो फैंग उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मास्टर हु यानबू की लेगेसी ग्रेस मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब तक मैंने जो भी हाईएस्ट लेगेसी और ट्रेजर्स हासिल किए हैं, इनके चलते अब हमारे पास चांस है कि हम उनका बदला ले सकें। फैंग के मुंह से ये बात सुन करके वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता है। वो बात काफी इमोशनल हो गई थी। तो फैंग आगे कहता है, अभी के लिए हम मेटल प्लेट को सर्च करना पोस्टपोन कर सकते हैं। मुझे बताओ मेरे मास्टर को किसने मारा था। उसकी इतना कहते ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है डेविल हैंड स्टार का व्यू। इसके बाद फिर हम उस स्टार पर एक पैलेस का व्यू देखते हैं जिसके अंदर एक पावरफुल एक्सपर्ट मौजूद होता है जो अपने ऑरा के प्रेशर के अंडर में कई सारे लोगों को टॉर्चर कर रहा था। यहाँ थ्रोन पर बैठे हुए इस एक्सपर्ट का नेम है डेविल हैंड किंग। वो इन लोगों को टॉर्चर करते हुए इनसे कहता है, अगर मैंने तुम लोगों को ब्लड डीमन किंग से रिक्वेस्ट कर नहीं लिया होता तो अब तक तो तुम पहले ही उसके ब्लड ट्रायल का हिस्सा बन चुके होते। तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बदले में तुम लोग मुझे हंसा तो सकते ही हो, राइट। फिर वो उनके ऊपर अपने ऑरा का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से चीख रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर ये डेविल हैंड किंग कहता है, इस तरह की आवाजें मुझे पसंद हैं। इन लोगों के दर्द और चीखने चिल्लाने से उसे मजा आ रहा था, इसलिए वो अपने इस टॉर्चर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और कहता है, और ऊंचा चिल्लाओ। ऐसा करते करते उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो वहीं पर जोर जोर से ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। उन्हें इस तरह से मरता हुआ देखकर ये डेविल हैंड किंग जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लग गया था और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इतने में ही उसे वहां पर किसी के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो और उसके सभी वॉरियर्स चौकन्ना हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फैंग है। अब फैंग उससे कहता है, डेविल हैंड किंग आजादी से अपने सर्वेंट्स को टॉर्चर करके तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। ये कहते साथ ही फैंग अपनी ऑरा प्रेशर का यूज करते हुए उसके पैलेस की छत को तोड़ते हुए डेविल हैंड किंग और उसके सभी वॉरियर्स को अपने प्रेशर के अंडर ले लेता है और उन्हें जमीन पर सप्रेस कर देता है। और उसने यहाँ पर मौजूद बाकी सभी सर्वेंट्स को आजाद कर दिया था जिसको डेविल हैंड किंग टॉर्चर कर रहा होता है। इसलिए वो सभी सर्वेंट्स जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेते हैं। इसके बाद फिर फैंग भी उसके पैलेस के अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया था, पर डेविल हैंड किंग सप्रेस होने की वजह से फैंग को नहीं देख पा रहा होता। पर फिर भी वो अपनी डरी सहमी हुई आवाज में कहता है, सर हम एक दूसरे को नहीं जानते। क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है या मैंने आपको गुस्सा दिलाया है? प्लीज सर मुझे बताएं। इस पर तो फैंग उसकी और भी ज्यादा करीब आने लगता है जिससे वो और ज्यादा डरने लग गया था। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग इसके साथ क्या करने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। वेरी गुड ब्रो। देखते हैं आप में से कितने ज्यादा लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे भी तो पता चले आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो।